देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के आगे सामने मौजूद दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे जहां तमिलनाडु के अंदर गवर्नर सोच रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाए सरकार दोस्तों, लेकिन मामला पड़ गया एकदम उल्टा। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन के विधायक ही इस्तीफा देने लगे हैं। बताएंगे कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, और कैसे दिल्ली पहुंचे एक ऐसे विधायक, तो उसके बाद सारे के सारे एनडीए गठबंधन के विधायकों को दूसरे राज्यों के अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर तमिलनाडु में जबरदस्त तरीके की दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी पूरे तमिलनाडु प्रदेश के अंदर टीवी के पार्टी के समर्थकों के साथ में मिलकर करने वाली है जोरदार तरीके का आज आंदोलन दोस्तों। गवर्नर पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी और कई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मिल गई है बड़ी सफलता। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि तमिलनाडु के अंदर केवल एक विधायक जीतकर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को अपने नियंत्रण में करना चाहती है और यह भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी और कभी सफल नहीं होगी इस बार टीवीके और कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है तमिलनाडु में सरकार। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय की पार्टी टीवीके को सबसे ज्यादा सीटें मिली है दोस्तों, और सबसे पहले सरकार बनाने का दावा उन्हीं को करना चाहिए और उन्होंने किया भी। लेकिन इसके बावजूद गवर्नर ऐसा लग रहा है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहा है दोस्तों, और गवर्नर ने सरकार बनाने का न्योता देने से आनाकानी करना शुरू कर दिया है दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि एडीएमके यानी एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी या यूं कहिए भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सहयोगी एडीएमके के एमएलए सीबी शानमुगन अचानक से तमिलनाडु की राजनीति में चल रहे जबरदस्त तरीके के बवाल को छोड़कर दिल्ली की ओर निकल गए दोस्तों। और जब वो दिल्ली पहुंचे तो कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से उनकी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है और एडीएमके के यानी एनडीए गठबंधन के कई विधायकों को तोड़कर थालापति विजय के साथ में समर्थन करवाकर राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार या यूं कहिए कांग्रेस पार्टी और थालापति विजय की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में दोस्तों जैसे ही खबर आती है कि एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी एडीएमके के एमएलए सीबी शानमुगन सारे काम को छोड़कर तमिलनाडु को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए हैं, उसके बाद चर्चाएं इतनी तेज हो गई दोस्तों कि एडीएमके के विधायक से संपर्क साधने की कोशिश की गई। बाद में रिपोर्ट में दावा किया गया कि वो अपने राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए दिल्ली चले गए हैं, जबकि सबको पता है कि आज जो हालात है तमिलनाडु में, अगर किसी नेता को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना होगा तो वो इस्तीफा सीधा ऑनलाइन भेज देगा या फिर लिखकर भेज देगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली चले जाना और वहां पर जाकर इस्तीफा देने की बात करना कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है दोस्तों। सबको पता है कि अभी तगड़ी बातचीत चल रही है और कांग्रेस पार्टी लगातार थालापति विजय के लिए समर्थन जुटा रही है दोस्तों। एडीएमके के विधायकों का इस तरीके से अचानक दिल्ली चले जाने पर एडीएमके यानी यूं कहिए एनडीए गठबंधन में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। अपडेट यह है कि एडीएमके वाले यानी एनडीए गठबंधन वाले अपने विधायकों को ले लेकर तमिलनाडु से भागना शुरू कर चुके हैं। अब जो अपडेट है वो ये कि तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर चल रहे पूरी तरीके से घमासान के बीच में तमिलनाडु में सरकार गठन के अधर में लटकने के बीच एडीएमके अपने 25 विधायकों को लेकर पुडुचेरी चली गई दोस्तों, यानी तमिलनाडु के बगल वाले राज्य के अंदर पहुंचाया जा रहा है ताकि उनके लोगों को कोई ना तोड़ पाए। और थालापति विजय के साथ में बड़ी संख्या में एडीएमके के लोग आना चाहते थे और इस बात को लेकर एडीएमके के नेतृत्व में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है और 25 विधायकों को शिफ्ट करके जैसे तैसे टूट को बचाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 118 के आंकड़े के नजदीक आने से थालापति विजय को रोकने की जो कोशिश चल रही है, उल्टा मामला ये सामने आएगा कि एडीएमके के लोग पलटी मार लेंगे और पूरी तरीके से गेम इंडिया गठबंधन के समर्थन में दिखाई देगा। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से मोर्चा खुल चुका है और एडीएमके अपने विधायकों को लेकर भाग रही है, इसका मतलब इनको डर है कि इनका विधायक भाग जाएंगे। और इसीलिए दोस्तों तमिलनाडु में इतने सारे बड़े बड़े रिजॉर्ट है, लेकिन वहां पर अपने विधायकों को रखने की जगह बीजेपी के सहयोगी को डर सता रहा है कि विधायक भाग ना जाए। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो बहुत तगड़े गेम होने वाले हैं, अभी तो शुरुआत है और गवर्नर जितना देर करेंगे उतना ज्यादा एनडीए गठबंधन के अंदर ही फूट पड़ेगी और आने वाले दिनों के अंदर थालापति विजय के उभार के बाद उनकी राजनीति के बाद राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी ना तो टीवीके के साथ जा पाएगी दोस्तों, क्योंकि थालापति विजय तो बीजेपी के कट्टर खिलाफ हैं और डीएमके के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो तमिलनाडु में भाजपा की राजनीति का पूरी तरीके से अंत होने जा रहा है और इसीलिए बीजेपी बौखला गई है और गवर्नर किसी भी तरीके से सरकार बनाने का आमंत्रण देने को तैयार नहीं है दोस्तों। थालापति विजय ने दूसरी बार भी जाकर विधायकों की लिस्ट पूरी सौंप दी जाकर गवर्नर को और उनसे कहा कि मेरे पास 112 विधायकों का समर्थन है, इसके बावजूद यह स्वीकार नहीं किया गया दोस्तों। अपडेट यह है कि एक नए शब्द का इस्तेमाल किया गया कांग्रेस पार्टी और टीवीके को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोस्तों। थालापति विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने से रोकने के लिए गवर्नर ने टीवीके पार्टी द्वारा दिए गए 112 विधायकों की लिस्ट को लेकर कहा कि ये लिस्ट जो आपने दी है वो 112 विधायकों की आपने अकेले खाली टीवीके पार्टी के समर्थन की लिस्ट नहीं दी है बल्कि सहयोगी की लिस्ट भी दी है। यानी 112 का जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं तो 108 तो आपके पास है और 5 आप कांग्रेस का दिखा रहे हैं और एक सीट पर आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे, यानी एक सीट आप खाली कर रहे थे, इसका मतलब 112 का आपको समर्थन है। लेकिन आपने
अगर अपने सहयोगी के साथ में ये लिस्ट मेरे को दी है तो फिर 118 का समर्थन दिखाइए, 112 के समर्थन से काम नहीं चलेगा। यानी कितना भद्दा मजाक चल रहा है दोस्तों। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर थालापति विजय 108 विधायकों के समर्थन यानी अपने विधायकों के समर्थन की लिस्ट लेकर चले जाते गवर्नर के पास तो गवर्नर मंजूरी दे देते और सरकार बनाने की इजाजत दे देते। लेकिन अगर 112 विधायकों की लिस्ट दी गई है यानी कांग्रेस का साथ में मिलाकर उन्होंने बोला कि मेरे पास 112 विधायकों का समर्थन है, तो गवर्नर कह रहे हैं कि नहीं 118 का लेकर आओ। यानी दोस्तों गवर्नर अपने गवर्नर के ऑफिस में साबित करवाना चाहते हैं कि 118 विधायकों का समर्थन आपके पास है या नहीं। और कोर्ट कई बार बोल चुका है कि राज्यपाल अपने दफ्तर में यह तय नहीं करेंगे कि किस पार्टी के पास गठबंधन का समर्थन है या नहीं है, किस पार्टी के पास बहुमत है या नहीं है। जो बहुमत होता है वो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी विधानसभा के अंदर तय होता है। ये कोई गवर्नर अपने ऑफिस में बैठकर तय नहीं कर सकता और ये बात बार बार कोर्ट ने बोली है दोस्तों। इसके बावजूद भाजपा का गवर्नर तमिलनाडु के अंदर पूरी तरीके से भाजपा और संघ का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि थालापति विजय के पास सबसे ज्यादा बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अगर थालापति विजय के सामने दूसरी पार्टी आकर गठबंधन सहयोगियों को जोड़कर ये बोल देते कि वो सरकार बनाने वाले हैं तो गवर्नर दूसरी तरीके का फैसला लेते तो लोग मानते कि हाँ गवर्नर के पास दूसरा विकल्प था। अब जब दूसरी कोई पार्टी सरकार बनाने को तैयार नहीं है तो गवर्नर की जिम्मेदारी है कि राज्य के अंदर सरकार बनवाए। इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी है थालापति विजय की पार्टी, उसको बोले कि आप आगे जाइए सरकार बनाइए और मुझे दिखाइए विधानसभा के अंदर कि आपके पास बहुमत है या नहीं है। लेकिन इतना करने में गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर कांप रहे हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि गवर्नर को बोल दिया गया है कि हमारे हिसाब से चलो वरना हटा दिए जाओगे। और इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नर पूरे दबाव में और एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को स्थापित करता हुआ दिखाई देने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि गवर्नर के पोस्ट को ही खत्म कर देना चाहिए, राज्यपाल का पोस्ट होना ही नहीं चाहिए, ये देश के अंदर राजनीतिक अराजकता पैदा करता है और इससे ज्यादा इसका कोई योगदान नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ गवर्नर के द्वारा की जा रही इस तरीके की बदतमीजी के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी आज पूरे तमिलनाडु के अंदर जोरदार तरीके का प्रदर्शन करेगी दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, उनके साथ में थालापति विजय की पार्टी भी जोरदार तरीके का आंदोलन करेगी दोस्तों। और थालापति विजय के कितने समर्थक आप लोग जानते हैं कि 10-10 लाख की तो एक रैली करते हैं थालापति विजय। ऐसे में अगर पूरे तमिलनाडु के अंदर थालापति विजय के लोग मैदान में उतर जाए प्रदर्शन करने के लिए तो पूरे तमिलनाडु में क्या होगा। क्या गवर्नर इस बात को, राज्यपाल इस बात को सोच भी पा रहे हैं? ऐसा लगता है दोस्तों कि गवर्नर को वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि राज्य के अंदर अफरा तफरी और अराजकता की स्थिति हो जाए और वो इस बात पर अड़े रहे कि 118 विधायकों का समर्थन दिखाओ। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि तमिलनाडु में बीजेपी केवल एक सीट जीती है तब ये हाल है गवर्नर का, अगर भाजपा गलती से 20-25-30 सीट जीत जाती तो गवर्नर क्या करते क्या नहीं करते, आप लोग सोच भी सकते हैं दोस्तों किस तरीके से गवर्नर काम कर रहा है। यानी पूरा का पूरा एजेंडा, पार्टी का एजेंडा देश पर थोपने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि थालापति विजय को आखिरकार सरकार तो बनाने देना ही पड़ेगा गवर्नर को और रविवार तक उनकी सरकार बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या मानते हैं कि गवर्नर आज नहीं तो कल लाइन पर आएंगे ही आएंगे, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल भी इसी बात को दोहराते हैं दोस्तों। कपिल सिब्बल कहते हैं कि राज्यपाल ये जांच नहीं कर सकते कि बहुमत किसके पास है किसके पास नहीं है। उन्हें सबसे पहले बड़ी पार्टी और उस पार्टी के नेता को बुलाकर सरकार बनाने के लिए बोलना चाहिए और राज्यपाल केवल समय चाहते हैं यानी टाइम चाहते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी प्रक्रिया में हेर फेर करने के बाद किसी भी तरीके से थालापति विजय को सरकार बनाने से रोक सके। यानी थालापति विजय अगर सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु के अंदर आप लोग जानते हैं कि जब सरकार बनती है और अगर कोई सुपरस्टार सरकार बना लेता है तो वो कम से कम 15-20 साल तक रहता है दोस्तों। और इसीलिए बीजेपी को पता है कि थालापति की सरकार बन गई तो भाजपा अगले 20 सालों तक कहीं राज्य के अंदर दिखाई नहीं देगी दोस्तों। और अगर एडीएमके का कुछ अता पता नहीं लगेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर कभी उम्मीद भी नहीं कर सकती कि उसको कुछ फायदा मिलेगा दोस्तों। और वैसे भी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर 39 सांसद जो बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों और आने वाले परिसीमन के अंदर ये सीट और ज्यादा बढ़ने वाली है और तमिलनाडु के अंदर सीटें बढ़ाई जाएगी तो इसका सीधा मतलब इंडिया गठबंधन को फायदा होने वाला है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए तमिलनाडु में टीवीके यानी थालापति विजय सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तय करेगा कि अगले 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से एक वोट प्राप्त नहीं करेगी, खासकर एक सांसद का वोट प्राप्त नहीं करेगी दोस्तों। और इसीलिए केंद्र में बीजेपी के कमजोर होने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़े व्यापक मोर्चा की अगुवाई तमिलनाडु करेगा थालापति की सरकार बनते ही। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद मणिकम टैगोर कहते हैं कि दुर्भाग्य है कि राज्यपाल एक भाजपा कार्यकर्ता जैसा व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यपाल जनादेश वाले एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। यानी मणिकम टैगोर हो या कांग्रेस का कोई अन्य नेता हो दोस्तों, तमिलनाडु से लेकर हर जगह थालापति विजय को जब जनता का समर्थन मिला है तो सरकार बननी चाहिए, इस बात पर पूरी तरीके से अड़ा हुआ है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने आती है
जहां पर बंगाल की कैबिनेट को पूरी तरीके से भंग कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है दोस्तों। यानी बंगाल के अंदर पूरी सरकार को बर्खास्त करते हुए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटा दिया गया है। और आज दोपहर 2 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक बुलाई गई है जो 4 बजे तक हो सकती है, और 4 बजे के आसपास बीजेपी अपने विधायक दल के नेता की घोषणा कर देगी दोस्तों। राज्य में बीजेपी के नए मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस को खत्म किया जाए और ममता बनर्जी को उनके पोस्ट से बर्खास्त करना एक उसी तरह से उठाया गया एक कदम है, क्योंकि गवर्नर बोल सकते थे ममता बनर्जी को 2-3 वार्निंग दे सकते थे, उसके बाद बर्खास्त कर सकते थे, यहाँ लेकिन डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया गया। तो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दंगल और जोरदार तरीके का देखने को मिलेगा दोस्तों। और वैसे भी ममता बनर्जी अगर विपक्ष में होंगी तो वो ज्यादा खतरनाक होगी, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। और ममता बनर्जी विपक्ष में आने वाले 2029 के चुनाव को पलटने की भूमिका रखी है, और ममता बनर्जी एक ऐसी नेतृत्व दे सकती है दोस्तों जो पूरे देश भर के अंदर इंडिया गठबंधन को एकजुट करके तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ करने की हिम्मत रखे। अगर आप भी मानते हैं कि एक तरीके से अगर आप देखें इंडिया गठबंधन के लिए 2029 के चुनाव के मद्देनजर, तो ये अच्छी बात है कि ममता बनर्जी जैसे नेता इंडिया गठबंधन के लिए पूरे टाइम काम करते नजर आएंगे, यानी फुल टाइम काम वो करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा नेता जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन के बारे में जानता हो वो इंडिया गठबंधन को तगड़ा मजबूत कर सकता है। आपकी जो भी राय है लेकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ बिहार में मंत्रियों के बीच में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है दोस्तों, और ये जानकर आप चौंक जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्ट्री का भी पोस्ट दे दिया नीतीश कुमार ने। यानी नीतीश कुमार ने कितने बड़े समझौते किए हैं इसकी पूरी लिस्ट है दोस्तों। एक तो मुख्यमंत्री के पोस्ट से उन्होंने इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। दूसरा ये कि सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री भी बन गए हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, और जो 2 नेता जनता दल यूनाइटेड के उप मुख्यमंत्री बनाए गए विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, इन दोनों को जो मंत्रालय दिए गए हैं दोस्तों, उसमें विजय कुमार चौधरी को जन संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है, जबकि विजेंद्र प्रसाद यादव को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य कर मंत्रालय दिया गया है। जबकि जेडीयू के श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय मिला है, जबकि विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्रालय, यानी बीजेपी के एकमात्र संगठन के बड़े नेता विजय कुमार सिन्हा को केवल कृषि मंत्रालय देकर ठंडे बस्ते में रखा जा रहा है दोस्तों। वहीं पर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व और भूमि की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एक तरीके से पहले एंट्री हुई थी दोस्तों, लेकिन अब वो सरकार का हिस्सा भी बन गए हैं। और बड़ी बात यह है कि सरकार का हिस्सा होने के साथ साथ उनको देश के और राज्य के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक मंत्रालय जो कहा जाता है स्वास्थ्य मंत्रालय, वो दिया गया है। श्रीमती लेसी सिंह को भवन निर्माण मंत्रालय दिया गया है, राम कृपाल यादव बीजेपी के नेता को सहकारिता मंत्रालय, और नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास, सूचना प्रौद्योगिकी का जिम्मा दिया गया है, और दामोदर रावत को परिवहन, संजय सिंह टाइगर को उच्च शिक्षा विधि की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप लोग एक चीज देखिए दोस्तों कि इसमें नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी मंत्रालय देकर मंत्री बनाकर लॉन्च किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार जो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने का दावा करते हैं, आज सबके सामने एक्सपोज हो चुके हैं दोस्तों। सबको पता चल चुका है कि नीतीश कुमार परिवारवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको तेजस्वी यादव को निशाना बनाना पड़ता है, वरना उन्होंने तो पूरे परिवारवाद के लोगों को ही ठूस ठूस कर मंत्रालय दिए हुए हैं दोस्तों। यानी अगर आप देखें तो सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी का बेटा मुख्यमंत्री बना हुआ है, ऐसे ही लेसी सिंह भी परिवारवाद के तहत है, नीतीश मिश्रा परिवारवाद के तहत है, ऐसे ही मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन भी परिवारवाद के तहत है, और उपेंद्र कुशवाहा का बेटा भी परिवारवाद के तहत मंत्री बना हुआ है। तो ये पूरा एक लिस्ट है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के काफिले ने गुरुवार को हैदराबाद के अंदर सामान्य ट्रैफिक के बीच में सफर किया दोस्तों, और ऐसा वो बार बार करते हैं। यानी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने काफिले के लिए किसी की गाड़ी, किसी पब्लिक की, आम जनता की गाड़ी नहीं रुकवाते दोस्तों, और उनका काफिला शांति से जाता है, आम जनता को बिल्कुल परेशान नहीं करता दोस्तों। इससे पता चल रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वाले इनके खिलाफ माहौल बनाते हैं दोस्तों, रेवंत रेड्डी के खिलाफ। लेकिन हकीकत यह है कि रेवंत रेड्डी वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं रखते, और हैदराबाद जो देश के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से विकसित एक शहर भारत का बनता जा रहा है, वहां पर आम जनता को परेशान करने की जगह ट्रैफिक में आम जनता के साथ में खड़े रहते हैं, और जो उनका काफिला जाता है किसी की गाड़ी नहीं रोकी जाती। अगर आप भी मानते हैं कि यही होना चाहिए एक नेता को, भारत एक बदलता हुआ देश है और यहाँ पर किसी को रोके जाने की आम जनता की उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना एक नेता का होता है। इसीलिए किसी नेता के कारण गाड़ियों का रोकना अपने आप में दोस्तों उस देश की जनता और प्रजा के साथ में एक अपमानजनक व्यवहार, और कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी की तारीफ की जानी चाहिए इस मामले को लेकर कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करते हुए दिखाई देने लगे हैं।
साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जा रही किसान नौजवान यात्रा बुधवार को मेरठ पहुंची, जहां पर जैसे ही पहुंची वैसे ही अखाड़ा बन गया। दोस्तों हुआ ये कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने धारा 144 का हवाला देते हुए यात्रा को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई और धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस के नेता दिल्ली रोड पर नई मंडी तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने पर अड़े रहे दोस्तों, लेकिन पुलिस ने उन्हें बेगम पुल के पास आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसके बाद आगे इस तरीके का विवाद हुआ। साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, तो सोशल मीडिया और हर जगह पर केवल एक ही प्रचार किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी राम राज चला रही है, लेकिन हकीकत सबको पता होना चाहिए कि एनसीआरबी का आंकड़ा ये बोलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध होते हैं और ये अपराध निरंतर बीजेपी की सरकार में बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी 2020 में 49,000 मामले महिला अपराध के सामने आए थे, 2021 में 56,000 और 2022 में 65,000 से बढ़कर 23 में 66,000 और 2024 में 66,398 हो गए। तो ये लगातार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। इसे एक बात तो साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर चाहे जितना ज्यादा ढोल पीटने की कोशिश करे कि राज्य के अंदर पूरी तरीके से राम राज्य है, शांति है, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं और ये अपराध कोई छोटे मोटे नहीं, घृणात्मक अपराध जिनको बोला जाता है उस लेवल के अपराध होते हैं दोस्तों, कुकृत्य होते हैं। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ सरकार के अंदर महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत खतरनाक स्थिति में है और इसीलिए जरूरी है कि पूरे तंत्र को बदलकर सरकार से सवाल पूछा जाए और अखिलेश यादव को महिला सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए दोस्तों। और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जोर शोर से उठाता भी है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो गोदी मीडिया और पूरे सोशल मीडिया पर अपने आईटी सेल का इस्तेमाल करके एक भ्रम पैदा करने की कोशिश करेगी कि योगी की सरकार में सब सुरक्षित है, उसे लेकर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है दोस्तों और उसे लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कैसे सामने से जवाब देता है। साथ साथ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी से 32 लाख ज्यादा वोट मिले हैं दोस्तों। एसआईआर से हर सीट पर 30,000 वोट हटे हैं, 176 सीट पर इतने ही मार्जिन से जीत मिली है। दरअसल जो अपडेट है वो ये कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जो जीत मिली है, बीजेपी को 207 और टीएमसी को 80 सीटों पर जीत मिली है। बीजेपी का कुल 2,92,24,804 वोट भाजपा को है और तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट है। बीजेपी को टीएमसी से 32,11,427 वोट ज्यादा मिले, यानी 293 सीटों के हिसाब से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हर सीट पर औसतन 10,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिले हैं। राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी जिसमें 91 लाख लोगों के नाम काटे गए, हर सीट पर औसतन 30,000 लोगों के नाम काटे गए, तो कुल 293 सीटों में से 176 सीटों पर जीत और हार का अंतर 30,000 से कम का रहा है, 117 सीटों पर 30,000 से ज्यादा का रहा है। ऐसे में टीएमसी अब चुनाव नतीजों को कोर्ट में चुनौती दे सकती है दोस्तों, क्योंकि एसआईआर के अगर आप देखेंगे एसआईआर को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उसी के इर्द गिर्द ये सारे सवाल है दोस्तों, जिसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी पूरी हो गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस को अब सड़कों पर संघर्ष करना चाहिए या कोर्ट के अंदर संघर्ष करना चाहिए? किस रास्ते को अपनाने से आम जनता का जोरदार तरीके का समर्थन मिलेगा, जरा लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसानों की समस्या को लेकर बुधवार को चक्का जाम आंदोलन किया दोस्तों। शाजापुर के अंदर रोजवास, टोल प्लाजा, ग्वालियर के निर्वली तिराहे और इंदौर बाईपास, महू और मुरैना सहित कई जिलों के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाईवे जाम करके प्रदर्शन किया गया। खलघाट के अंदर मुरैना तक की दूरी लगभग 580 किलोमीटर है। 7 स्पॉट पर जाम लगाया जा रहा है। यहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने मुरैना में 1 घंटे तक जाम लगाया और ग्वालियर में गिरफ्तारी भी की गई। कुल मिलाकर 200 किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जोरदार तरीके से आंदोलन करती हुई नजर आई। और बड़ी बात यह है कि जो लोग सोशल मीडिया के रील पर अपने आप को किसान बताते हैं, खासकर भाजपाई नेता, वे लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी सोयाबीन के दाम से लेकर किसी और फसल के दाम की मांग हो या फिर एमएसपी कहिए, उसे लेकर आंदोलन करने की बात तो सबसे आगे कांग्रेस पार्टी रहती है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्ञान दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर किसानों की जो हालत खराब हो रखी है और किसानों में खासकर जो सोयाबीन के किसान है दोस्तों, तो इस बात को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो भाजपा वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी सद्भावना यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। 1 किलोमीटर चलेंगे, जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश से यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सांसद ब्रिजेंद्र सिंह द्वारा प्रदेश भर के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। सद्भावना यात्रा इसका नाम है। अंतिम पड़ाव पर आज पहुंचने वाली है दोस्तों और 8 मई को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में यानी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। पूरी तरीके से तैयारी हो गई है। कांग्रेस भवन के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद सब मौजूद रहेंगे। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जो इस यात्रा
का नेतृत्व कर रहे थे बृजेंद्र सिंह, उनसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को सीखनी चाहिए, खासकर नेताओं को सीखना चाहिए जो एसी कमरे में बैठे रहते हैं और उसके बाद चुनाव के दौरान एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे समर्थकों को इतनी सीटें दे दो, उतनी सीटें दे दो, और पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाते हैं। जबकि हरियाणा में बृजेंद्र सिंह ने पैदल चलते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और जो असली किसानों के मुद्दे हैं उन सब पर लोगों को जोड़ने की कोशिश की। 24 घंटे 7 दिन काम करना होता है नेता को दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जानबूझकर बृजेंद्र सिंह के इस कार्यक्रम में आ रहे हैं जो अब कांग्रेस का कार्यक्रम हो चुका है, ताकि ये बताया जा सके कि एक कार्यकर्ता या एक नेता किस तरीके से पूरे 5 साल मेहनत करता है, उसके बाद जाकर जनता का आशीर्वाद मिलता है और वो अपने विचारों को या फिर अपने जनता से किए गए वादों को पूरा कर सकता है। इसीलिए आम जनता के बीच रहकर ही कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। बाकी सारे मुद्दे एक तरफ और जनता के बीच रहने का मुद्दा एक तरफ, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर अपने पुराने दिनों को वापस लेकर आना चाहती है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी और हरियाणा को पहले एक ही माना जाता था, यानी कहा जाता था कि हरियाणा मतलब कांग्रेस मानसिकता वाला राज्य, लेकिन आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है। तो उसका बड़ा कारण ये है कि राज्य के अंदर पार्टियों में आपस में गुटबाजी चलती है नेताओं में, और गुटबाजी इसलिए चलती है क्योंकि नेता ग्राउंड पर काम करने को तैयार नहीं है। अगर जमीन पर काम करेंगे तो गुटबाजी करने का टाइम ही नहीं रहेगा, लेकिन जमीन पर काम करने की जगह एसी कमरों में बैठकर गुटबाजियां चलती रहती है कि मेरे नेता को वो सीट, उसके नेता को ये सीट, और इसी बात का राहुल गांधी आज जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों हरियाणा कांग्रेस आने वाले दिनों के अंदर एक मॉडल बनकर सामने आएगा जिसे अन्य कांग्रेस पार्टी संगठन को सीखना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को लेकर भी जो बदलाव किए वो सबसे पहले हरियाणा में किए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत